क्या वंदिता? मैम स्टार्ट कर दिया नहीं मैम। नहीं मैम। ओके स्टार्ट, गुड लक। नहीं मैम। सुबह के फूल खिल गए, पंछी अपने सफर पर उड़ गए, सूरज आते ही तारे भी छुप गए। क्या आप अपनी मीठी नींद से उठ गए? सुप्रभात। नमस्ते। आप सबको पता ही है कि हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। अच्छा, तो चलो मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ। क्या आपको पता है कि कितने प्रतिशत लोग अपने माँ बाप पर माँ बाप को धोखा देते हैं? किसी को पता है? अच्छा, मैं बताती हूँ। 38% मतलब 38% लोग अपने माँ बाप को धोखा देते हैं। यह कितनी शर्मनाक बात है। चलिए, अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक माँ अपने घर में अकेले रहती थी। उनके बेटे की नौकरी कहीं विदेश में लग गई थी और सब अच्छे से चल रहा था। फिर उनके बेटे की छुट्टियां हुई। वह अचानक ही उनकी माँ के पास आ गया और फिर उसे पता चला कि उसकी माँ के पास कितने सारे पैसे और कितनी सारी जायदाद है। तो उसने क्या किया आपको पता है? उसने वो सारी जायदाद अपनी माँ को बिना पता लगने अपने नाम करा दी। उसने उसकी मम्मी की सारी जायदाद और पैसे अपने नाम करा दिए, उसकी माँ को पता ही नहीं। और फिर उसने अपनी मम्मा को कहा कि मैं आपको विदेश मेरे घर लेके जाऊंगा। और वो उन्हें एयरपोर्ट तक लेके गए और उन्हें वहीं पर उनकी माँ को छोड़ दिया। और जब उनकी माँ को यह पता चला तो वह फूट फूट कर रोई। कितना दुख होता है ये सब सुन के। कितना नीचे गिर गया है आदमी पैसों के पीछे, अपने रिश्ते भूल गया है। क्या आपने भाग्यवान मूवी का नाम सुना है? अगर नहीं तो मैं बताती हूँ। उसमें अमिताभ बच्चन जी ने एक पिता का रोल निभाया है और एक पिता का रोल है। उनकी स्टोरी उनकी जो कथा है वो पूरी हमारे हरिहर काका के समान है, पर उनको उनके बेटों ने ही ठग दिया था। परंतु हरिहर काका को तो उनके भाइयों ने ठग दिया था। कहते हैं माँ बाप से कम बड़े भाई भी तो नहीं होते। वे हमें कितना भी डांटे, कितना भी मारे, परंतु वो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। किसी ने खूब कहा है, भाई पर विश्वास और खुदा पर आस्था, मुश्किल चाहे जैसी भी हो निकाल देते हैं रास्ता। तो चलिए सुनते हैं हमारे हरिहर काका की कहानी। कहा गया है रिश्ते तोड़ने तो नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ कदर न हो निभाने भी नहीं चाहिए। कुछ ऐसा ही किए अपने हरिहर काका। वो भी कहीं ना कहीं अपना रिश्ता तोड़ना तो नहीं चाहते थे, पर वह विवश हो गए थे। तो चलिए ले चलते हैं हम आपको अपने गांव कस्बाई शहर, जो आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, हसन बाजार बस स्टैंड के पास। गांव की कुल आबादी 2,500-3 हजार होगी। गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। गांव के पश्चिम किनारे का बड़ा सा तालाब, गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना वृक्ष, और यह आखिरी जिसके बारे में मैं न बताऊं तो कहानी थोड़ी फीकी पड़ जाएगी। तो यह स्थान है गांव के पूरब में ठाकुर जी का विशाल मंदिर,
जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं। इस गांव की एक प्रचलित कहानी है। माना जाता है कि इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना एक संत ने की थी, जब न कोई मंदिर था न कोई गांव। कहा गया है कि कहीं से एक संत आकर स्थान पर झोपड़ी बना रहने लगे थे। वह सुबह शाम ठाकुरबाड़ी की पूजा करते थे, लोगों से मांगकर खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे। बाद में लोगों ने चंदा इकट्ठा करके यहाँ छोटा सा ठाकुर जी का मंदिर बनवा दिया। जैसे जैसे गांव और आबादी बढ़ती गई, मंदिर के कलेवर में भी विस्तार होता गया। अगर किसी का मुकदमा में विजय हो, लड़की की शादी अच्छे घर में हो गई हो, पुत्र हो या नौकरी लग जाए, ये सब ठाकुर जी की ही कृपा होती थी। अधिकांश लोग की यही विश्वास था। इसी खुशी में लोग ठाकुर जी पर रुपए, जेवर, अनाज चढ़ाते थे। कभी कभी अगर ज्यादा खुशी हो जाती तो एक छोटा सा जमीन ही लिख डालते थे। ठाकुरबाड़ी पूरे गांव में सबसे अमीर और प्रगतिशील जगह है। अब तो ये गांव ठाकुरबाड़ी से ही माना जाता है। गांव जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट में आता है, लोग ठाकुरबाड़ी के आहतों में एकत्र हो जाते हैं और अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते हैं। इसके अतिरिक्त कोई पर्व त्योहार हो तो इधर से ही शुरू की जाती है। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता है। दिवाली की पहली दीप ठाकुरबाड़ी में ही जलाई जाती है। फसल अच्छी आई हो तो सबसे पहले ठाकुर जी को चढ़ाई जाती है, फिर सब अपने अपने घर ले जाते हैं। गांव के अधिकतर लोगों का संबंध ठाकुरबाड़ी से बहुत घनिष्ठ है, मन और तन दोनों स्तर पर। वे यहाँ पर अधिकतर समय बिताते हैं, प्रवचन सुनते हैं और ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। वे सोचते हैं कि यहाँ आते ही वे पवित्र हो जाते हैं और उनके पिछले जन्म के सारे पाप मिट जाते हैं। मैं वंदिता हरिहर काका की भूमिका निभा रही हूँ। मैं तारुण्या नरेटर का पात्र निभा रही हूँ। मैं शिरक्षा हरिहर काका के तीनों भाई, गांव वाले और एक वृद्ध आदमी का पात्र निभा रही हूँ। मैं गुड़िया, बहू, पंडित, नेता और पुलिस का पात्र निभा रही हूँ। परिस्थितिवश मैंने ठाकुरबाड़ी जाना बंद कर दिया था। वहां के पंडित को काम धाम में मन ही नहीं लगता, बस बातें बनानी आती है। मुझे यहाँ के साधु संत फूटी आंखों नहीं सहाते, अर्थात अच्छे नहीं लगते। मेरे 3 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है। मेरी भी हुई थी, 2 हुई थी, पर बिना औलाद के मेरी दोनों पत्नियां मर गई। अब मेरा यहाँ कोई नहीं। आखिर हरिहर काका इतने दुखी क्यों थे? इसका राज क्या है? कुछ तो हुआ होगा। क्या उनके परिवार उनके खिलाफ है? आइए आगे बढ़कर जानते हैं उनकी दुख भरी कहानी। आज तो स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। शहर से कलकी वाले भतीजे का एक दोस्त जो आया है, उसके आने पर 2-3 तरह की सब्जी, भजके, चट Yes, your voice is not coming. Hello, Vandita. It is audible. It is audible. Yes, ma'am. Vandita, your voice is Yes, not coming. ma'am. Yes. Yes, ma'am. Now start. आई मैम आप? हाँ.
आज तो स्वादिष्ट भोजन मिलेंगे। शहर से कलकी वाले भतीजे का एक दोस्त जो आया है, उसके आने पर 2-3 तरह की सब्जी, भजके, चटनी, रायता आदि मिलेंगे। काका को यह बात पता नहीं थी कि घर के सभी सदस्य खाना खा चुके हैं। उनके भाई खलिहाल चले गए। वे सोचे कि हरियर खाना खा चुका है। जैसे ही वह दालन से हवेली में आए तो देखिए क्या हुआ। ये लीजिए, यही खा लीजिए, यही रुखी सूखी तो अभी आपके लिए बची है। आप तो इसी लायक हैं, कुछ काम ना धाम, बस खाना खाओ। काका ने जोर से गुस्से में थाली नीचे फेंक दी। उसके आवाज से विभिन्न घरों की बहुएं और लड़कियां घर से बाहर आ गई। समझती हो मुफ्त में खिलाती हो? तो यह बात अपने मन से निकाल देना। मेरे हिस्से की मेरे खेत की पैदावार इसी घर में आती है। उसमें तो मैं 2-4 नौकर रख लूं, आराम से खाऊं तो भी कम नहीं पड़ेगा। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूं। मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन बस अब और नहीं। जब यह सब चल रहा था उस समय पंडित जी भी वहां मौजूद थे और यह सब सुनकर उनके कान खड़े हो गए, अर्थात वे सावधान हो गए और उन्हें बहुत अच्छा लगा। वे तैयार हो गए हरियर काका के पास जाने के लिए। अरे हरियर, मुझे सब पता चल चुका है कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। ये जो भी तुम्हारे भाई हैं, सब तुम्हारे जमीन जीतने में ही लगे हैं। एक बार तुम उन्हें कह के तो देखो कि मैं तुम्हारे नाम जमीन नहीं लिखता। देखना, वही तुम्हारे खून के रिश्ते खत्म हो जाएंगे। आज मैं तुम्हें कह ही देता हूँ, मेरे हिसाब से तुम्हें ये जमीन ठाकुर जी के नाम कर देनी चाहिए, जिससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी या तुम्हारा महादान होगा। और तो और जियो। हरियर काका के मन में पंडित जी की बातें बैठती ही जा रही थी। उन्हें लगा कि वे ठीक ही तो कह रहे हैं। वैसे भी उनके नालायक भाइयों के परिवार में देते तो वह लोग उसका फायदा ही उठाते। लेकिन काका ने इसके बारे में एक शब्द तक नहीं कहा। भाई का परिवार तो अपना ही होता है। उनको ना देकर ठाकुरबाड़ी के नाम करने से उनके साथ विश्वासघात होगा। अपनी बात समाप्त करके पंडित जी हरियर काका की ओर देखने लगे। हरियर काका के चेहरे को परिवर्तित होते देख वे समझ गए कि उनका तीर एकदम सही निशाने पर लगा है, अर्थात उनकी क्रिया का काका पर प्रभाव पड़ना। और उनको बहुत खुशी हुई। अरे कोई है? हरियर जी के लिए एक साफ सुथरा कमरा तैयार करो भाई। करो पलंग या और बिस्तर का इंतजाम, सोने का इंतजाम करो इनका, और भोजन भी तैयार किया जाए। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। थोड़ी ही देर में उनके मना करने के बावजूद भी सेवकों ने कमरा तैयार कर दिया और महंत जी ने बाकी पुजारियों को कह दिया था कि हरियर जी के लिए खाने की व्यवस्था कर दो। इधर हरियर काका के भाई जब खलियान से वापस आए तो उन्हें यह सब दुर्घटना का पता चला। फिर क्या, उन्होंने घर की सारी बहुओं को खूब डांटा। वे चिंतित हो गए। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि महंत जी ने हरियर काका को क्या और क्या क्या क्यों और क्या क्या बताया है। शाम हो गई थी और तीनों भाई हरियर काका को लेने चले गए। भैया, घर वापस चलिए। आपका यहाँ रुकना सही नहीं होगा। नहीं नहीं, आज हरियर को तो तुम यहीं रहने दो। इसका मन अशांत है, यहाँ शांत रहेगा। भक्ति में मन लगाएगा, अपने आप शांत हो जाएगा। नहीं,
भैया हमारे साथ ही चलेंगे, बस यही मेरा अंतिम फैसला है। गांव वाले, अरे एक रात हरिहर काका ठाकुर बाड़ी में रह लेंगे तो क्या हो जाएगा? भाई ठीक है, हम कल सुबह आपको लेने आएंगे। रात को जब हरिहर काका को भोजन दिया गया तो उन्हें उनकी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। ऐसा भोजन तो उन्हें कभी भी नहीं मिला। वे बहुत प्रसन्न हुए। ठाकुरबाड़ी में रहकर उन्होंने बहुत संतोष पाया। इधर तीनों भाई रात भर यही सोचते रह गए कि 15 भीड़े के खेत यानी 2 लाख से भी अधिक की संपत्ति हाथ से निकल जाए तो बहुत बुरा होगा। सुबह होते ही तीनों भाई वापस ठाकुरबाड़ी पहुंच गए। भैया वापस घर चलिए ना, वहां सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि आपकी बहुओं ने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, पर चाहे तो आप घर वापस चलकर उन्हें दंड दे सकते हैं। आखिर हम उनका रिश्ता जो है। यह सब सुनकर हरिहर काका का मन पसीज गया, यानी उनका मन पिघल गया। हाँ, कह तो तुम ठीक ही रहे हो। बचपन से तुम्हारे साथ जो रहा हूँ, अब अकेले नहीं रहा जाता। आखिर हमारा खून का रिश्ता जो रहा। लेकिन यह क्या, घर पहुंचते ही छोटे बड़े सब उनको आदर सहित घर में प्रवेश करवाए। सारी बहुएं ने भी उनसे माफी मांगी। यह देख हरिहर काका बहुत खुश हुए। उनके लिए उनके मनपसंद आहार बने। सब उनकी सेवा कर रहे थे। यह सब सिर्फ और सिर्फ मोहन जी की वजह से हो रहा है। मेरे घर वालों को उन्होंने बहुत अच्छा सबक सिखाया। फिर क्या, जब भी गांव में बैठकें होती तो हरिहर काका की बातें का अंत ही नहीं। गांव वाले, अरे ये श्री रक्षा आवाज नहीं आ रही। हाँ मैम, गांव वाले, हरिहर जी को अपनी सारी जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम कर देना चाहिए। हाँ जी हाँ। अरे नहीं नहीं, अगर वे ऐसा करेंगे तो उनके परिवार के साथ अन्याय होगा। जितने मुंह उतनी बातें। लोग 2 हिस्सों में बंट गए थे। कुछ ठाकुरबाड़ी के साथ थे और कुछ घर वालों के साथ। कभी कभी तो इतनी बातें कि लोग आपस में लड़ने लगते। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था और लोग कुछ घटित होने का इंतजार कर रहे थे। भाई भैया, आज हम आपसे हमारी मन की बात करने आए हैं। आप अपनी जमीन हमारे नाम कर दीजिए। आखिर हमारे सिवाय आपका है ही कौन? इस विषय में हरिहर काका ने लेखक से एकांत में काफी बात की। अंततः वे इस परिणाम पर पहुंचे कि जीते जी अपने जायदाद किसी और के नाम करना ठीक नहीं है, चाहे वो उनके भाई हो या ठाकुर बाड़ी। फिर हरिहर काका ने यह निश्चित किया कि वे किसी को भी अपनी जायदाद नहीं देंगे और उन्होंने अपने भाइयों को भी यह समझा दिया। इधर महंत जी जब भी हरिहर काका से मिलते तो यह कहते, विलंब न करो हरियर, शुभ काम में देरी कैसी। चलकर ठाकुरबाड़ी के नाम जमीन तो कर दो, फिर पूरी जिंदगी ठाकुरबाड़ी में राज करोगे। मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएंगे। अब मैं क्या करूं? मैं मोहन जी को ना कहकर दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी वजह से ही तो हमारा घर परिवार अच्छे से चल रहा है। और हाँ, तो मैं कहना नहीं चाहता, मैं अपनी जायदाद जीते जी किसी को नहीं दूंगा।
अरे काका को देखकर ऐसा लगता है कि वो धर्म संकट में पड़ गए हैं। एक और ठाकुर जी हैं और दूसरी ओर उनके भाई, जिनके मोह माया में वो फिर जाते हैं। अभी तो उनका अपहरण ही करना होगा, ये एकमात्र रास्ता है। महंत एक लड़ाकू और निडर व्यक्ति है। वह अपनी योजना को पूर्ण करने के लिए कुछ भी कर सकता था। आधी रात हो गई थी। हर जगह ठाकुरबाड़ी के लोग थे। अरे तुम लोग यहाँ, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। अरे ये तो भैया की पुकार है। हाँ हाँ, चलो जाके देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। इससे पहले कि काका के भाई कुछ कर पाए, वे फरार हो गए थे, अर्थात वे गायब हो गए थे। अरे ये क्या, गांव वाले, अरे ये क्या हो गया है? ऐसा तो हमारे गांव में कभी हुआ ही नहीं है। हाँ, बेचारे काका, पता नहीं उनके साथ क्या हुआ होगा। उसी समय काका के भाई दल बल के साथ उन्हें खोजने निकले। भाई, यह जरूर महंत का ही काम होगा। चलो वहां जाकर उन्हें ढूंढते हैं। हरियर काका के भाई लोगों के साथ ठाकुरबाड़ी जा पहुंचे। वहां हमेशा की भांति ठाकुरबाड़ी का मुख्य द्वार बंद था और रात का सन्नाटा और सूनापन छाया हुआ था। अरे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। गांव वाले, हाँ, शायद यह काम महंत का नहीं है। भाई, हाँ, यह काम जरूर उन डाकुओं का होगा। हम उन्हें उनकी मुंह मांगी रकम देकर भैया को मुक्त कर सकते हैं। वे प्रस्थान कर ही रहे थे कि उन्हें ठाकुरबाड़ी के अंदर से कुछ सुनाई दिया। अच्छा हुआ वे लोग चले गए। अगर उन्हें सच पता चल जाता तो जमीन तो हाथ से निकल ही जाती। अरे अंदर से कुछ आवाज सुनाई दे रही है। जरूर भैया यहीं पे होंगे। अब सब दूध का दूध पानी का पानी हो चुका था। यानी सबको सच का पता चल गया था। जैसे ही वे द्वार खटखटाने लगे, उन पर आक्रमण हो गया। ठाकुरबाड़ी के छत और कमरों से वार करने लगे। गोलियां भी चलानी शुरू हो गई। इस बीच एक आदमी को गोली लग गई और वो गिर पड़ा। उसे देख के लोगों का खून सफेद होने लगा। यानी सब डरने लगे और सब भाग गए। सिर्फ 3 लोग बचे हैं और उनका सामना नहीं कर पाएंगे। हाँ, हमें भी लौट कर पुलिस की मदद ले लेनी चाहिए। इसी दौरान ठाकुरबाड़ी के भीतर महंत और कुछ साधु हरियर काका से जबरदस्ती अंगूठे की निशान लेने का प्रयास कर रहे थे। इसे देखकर हरियर काका मन ही मन सोचने लगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि महंत जी मेरे साथ ऐसा करेंगे। उन्होंने तो मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए, अर्थात दुखी कर दिया। मैंने उन्हें एक नेक इंसान समझा था, पर वो तो एक दुराचारी और पापी इंसान निकले। अब मैं उनसे और रिश्ता नहीं रखना चाहता। हरियर काका के मन में महंत जी का बुरा छवि बन गया था और सोचने लगे कि उनके भाई उनसे बहुत ज्यादा पवित्र और अच्छे इंसान थे।
अब हरियर काका ठाकुर बाड़ी से घर पहुंचने के लिए बेचैन हो गए थे। महंत जी, तुम्हारे भले के लिए ही ये सब किया जा रहा है हरियर। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन बाद में तुम्हें समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे उससे बाहर आने का ये एकमात्र रास्ता था। तीनों भाई सुबह होने का प्रतीक्षा कर रहे थे ताकि वे ठाकुरबाड़ी जाकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ ले और काका को बचा ले। सुबह हुआ और काका के भाई और पुलिस ठाकुरबाड़ी पहुंचे। पुलिस, दरवाजा खोलो और आत्मसमर्पण कर लो। खोलो जल्दी, दरवाजा तो खोलो। पुलिस निरंतर आवाज लगाती रही पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद अंदर से एक वृद्ध आदमी बाहर आया और उससे पूछताछ की गई पर वह कुछ नहीं बोला। यह आदमी कुछ बोल क्यों नहीं रहा? ये गूंगा तो नहीं? हमें ठाकुर बाड़ी की तलाशी लेनी चाहिए। सारी कमरे की तलाशी करो। ऐसा ताला लटका है। पुलिस वृद्ध आदमी से, इस ताले की चाबी तो दो आदमी। वृद्ध आदमी, मेरे पास नहीं है। तो फिर इस कमरे में क्या है जो इसमें ताला लगा हुआ है? शायद इस कमरे में अनाज है। पुलिस इंचार्ज सोच ही रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए। तभी अचानक भीतर से धक्का देने की आवाज सुनाई पड़ी। सभी सावधान हो गए। पुलिस, अब तो दरवाजा तोड़ना ही पड़ेगा। या तो ताला का चाबी ढूंढो या तो जल्दी ही दरवाजा तोड़ो। भाई, अरे भैया, आप ठीक तो हैं? उन्होंने आपके साथ ये ठीक नहीं किया। अगर अभी वे मिल जाए तो मैं इधर ही मार डालूंगा। पुलिस हरियर काका को, आपके हाथ पांव किसने बांध रखे हैं? ये क्या हुआ? आपके साथ कुछ किसी ने कुछ किया? जल्दी बताइए। वे सब साधु नहीं, डाकू है डाकू। ऐसे मुझे कमरे में बंद करके गुप्त दरवाजे से लुप्त हो गए और उन्होंने कई कागजों पर मेरे अंगूठे। हरियर काका ने बहुत देर तक अपनी बयान दर्ज कराई। वे पुनः अपने भाइयों के साथ रहने लगे। उन्हें बहुत सुरक्षा दी गई। हर समय उनके साथ कोई ना कोई रहता था और सब उनकी सुरक्षा में व्यस्त थे। और दूसरी ओर ठाकुरबाड़ी में खूंखार लोग आ गए। उन्हें देखकर सभी डरने लग गए। मेरे भाई अचानक मुझे ज्यादा सम्मान दे रहे हैं और सुरक्षा भी प्रदान कर रहे हैं। जरूर इसके पीछे मेरी जमीन ही होगी। अब मैं सब समझ गया हूँ। महंत, अन्य पुजारी और साधु लाभ लालच में आकर किसी भी तरह मेरी जमीन चाहते हैं। ठाकुर बाड़ी के नाम से वह मेरी जमीन लेकर मौज करना चाहते हैं। अब मैं तय कर चुका हूँ कि जब तक मैं यहाँ जिंदा हूँ तब तक मैं अपनी जमीन किसी के भी नाम पर नहीं करूँगा, वरना मैं दूध की मक्खी बनकर रह जाऊंगा, मतलब संकट में पड़ जाऊंगा।
मैम को आने दो। हरियर काका कैसे हो?